तैयारी। भाजपा पड़ेगी कांग्रेस पे भारी, पक्का? तो बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय श्री राम। अगर भूपेश जी तक मेरी आवाज पहुंच सके तो अमेठी की महतारी की ये बात सुन लें कि आजकल उनका होमवर्क भी राहुल गांधी जैसा कच्चा पड़ गया है। स्मृति ईरानी जी को तो बताना चाहिए कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, क्यों महिलाएं यात्रा नहीं करती। सबसे ज्यादा महिलाएं यात्रा करती है ट्रेनों में, और सबसे सुविधाजनक और सस्ता है, और उसको बंद करके रखें। तो गंगा जल हाथ में धरकर प्रतिज्ञा ले रहे थे चुनाव में, आज कांग्रेस के उन निर्लज नेताओं को ये बताना होगा कि कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि पर 6000 महिलाओं का बलात्कार क्यों हुआ। वो हुकारते रहे, जो काम है दिख रहा है, कांग्रेस करती है, कहती है, वही करती है। स्मृति ईरानी जी पहले भी सीरियल में काम करती थी और नौटंकी बड़ा अच्छा कर लेती थी। आज वो यहाँ आकर नौटंकी करने के अलावा दूसरा कोई काम उनका नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। और जैसा आपने इस रिपोर्ट में देखा, आप समझ गए आज का मुद्दा, आज का सबसे बड़ा विषय छत्तीसगढ़ के भीतर भारतीय जनता पार्टी और उसकी महिला विंग की हुंकार ही रही। 2023 के सियासी दंगल में अभी 10 महीने का वक्त बचा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में माहौल पूरी तरह चुनावी हो गया है। चुनावी पिच पर हर कोई अपने अपने पत्ते धीरे धीरे करके खोल रहा है। महिलाओं के लिए किए गए वायदे जो अधूरे हैं, इन अधूरे वायदों को लेकर, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर, और कई ऐसे प्रदेश के मुद्दे जिस पर पिछले कुछ दिनों में बयान आए हैं, सीधे तौर पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया, मंच से हुंकार भरी और महिला विंग ने अपनी ताकत दिखाई। क्या यह कामयाब है? क्या ये दबाव बना पाई है? दोनों पक्ष इस पर क्या कहते हैं, इस पर खुलकर बात होगी। दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर नेता आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। विजय बघेल साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, एक जिम्मेदार केंद्र में जनप्रतिनिधि चुनकर यहां से भेजे गए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। नमस्कार बघेल साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। अटल श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मुखरता और स्पष्टता से तर्कों से अपनी बात रखते हैं। पर आप दोनों से हम चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले जो आज के हमारे छत्तीसगढ़ की बात के सबसे बड़े विषय हैं, IBS 24 के सवाल हैं, वो दर्शकों के सामने हम रखते हैं। सवाल आप देखें, इस पूरे हुंकार और वार पलटवार से जुड़े अहम सवाल आज के, क्या बीजेपी की यह हुंकार रैली कामयाब रही है? क्योंकि एक पक्ष ने कहा फ्लॉप शो है, दूसरे पक्ष ने कहा कामयाब है, तो क्या यह कामयाब है? दूसरा, कांग्रेस पार्टी इस पर किस तरह काउंटर करेगी, कैसे पलटवार करेगी? कुछ तो हमको दिखने लगा है। मैतारी पर सियासी महाभारत, प्रदेश की सियासत का नक्शा क्या वाकई बदल सकती है? ये एक अहम सवाल है। 2023 की तैयारी में कौन किस पर फिलहाल भारी है, किन विषयों पर आप एक दूसरे को घेरेंगे, ये भी साफ दिख रहा है। महिलाओं के मुद्दे पर लड़ाई राज्य वर्सेस केंद्र एक बार फिर इस पर आई दिखाई पड़ती है। एक बार फिर केंद्र वर्सेस राज्य, वहां से पैसा आ रहा है, यहां विकास नहीं हो रहा, ऐसे कई सवाल उठाए गए। बीजेपी की मैतारी हुंकार रैली को लेकर ये बड़े सवाल हैं जिन पर हम सीधे डिबेट की शुरुआत करेंगे। बिना ब्रेक की ये बहस है, बिना ब्रेक की ये डिबेट है, जिसमें हम दोनों पक्षों को पहले 2-2 मिनट में सीधे उनके ओपनिंग स्टेटमेंट से सुनेंगे। विजय बघेल साहब, सवाल आपने देखे, पहला सवाल यही है सबसे बड़ा, क्या आप इसे कामयाब मानते हैं? मानते हैं तो क्यों मानते हैं? कई आरोप लगाए गए जिस पर पलटवार यह हुआ कि कोरी सियासी नौटंकी थी। 2 मिनट में अपनी बात रखें। पुनीत जी, जो लोग देखे हैं और आपके मीडिया के लोग भी थे, सबकी नज़र थी पूरे छत्तीसगढ़ में, मीडिया के माध्यम से ये संदेश पहुंच रहा था कि बिलासपुर में जो हमारी महतारी हुंकार रैली निकली वो ऐतिहासिक था, और बिलासपुर के इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी हमारी बहनों की, माताओं की कभी नहीं हुई। और ये चित्र बताते हैं, ये समाचार में आप लोग दिखा रहे वो बताते हैं, और पूरी तरह पूरा बिलासपुर
चारों तरफ से हमारी महिलाओं से पटा था। और ये निश्चित रूप से जब महतारी हुंकार भरती है ना, महतारी जब गुस्से में आती है ना, माँ दुर्गा की रूप लेती है ना, तो सारे लोग धाराशाही हो जाते हैं। वैसे ही धाराशाही कांग्रेस की सरकार 2023 में होगी। चलिए, विजय बघेल साहब ने बहुत ही कम शब्दों में 1 मिनट के भीतर ही अपनी बात रख दी। अटल श्रीवास्तव जी, अब आपकी बारी है। आपके मुताबिक हुंकार रैली को आप कैसे देखते हैं? कामयाब पाते हैं? नहीं कामयाब पाते हैं तो क्यों? बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने सीधे वार किया है, कांग्रेस पर, प्रदेश सरकार पर। महतारी हुंकार यात्रा की तैयारी लगभग बीजेपी करीब 2-3 महीनों से यहाँ कर रही थी और उन्होंने दावे किए थे कि हम 1 लाख महिलाओं को यहाँ लेके आएंगे। नेहरू चौक से लेकर गांधी चौक की जो बीच की दूरी है वो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है और उसमें लगभग 20,000 महिलाएं आई थी। तो उसी से पता चलता है कि जो 1 लाख का दावा था वो 20,000 में आया और बहुत सारी गाड़ियाँ पूरे प्रदेश से में बसेस लगाई गई थी, गाड़ियाँ लगाई गई थी, सबको ढो के लाया गया था। कहीं पे बहुत सारे लोग तो दिख ही नहीं रहे थे कि भाजपा की महिलाएं हैं। तो मैं, और जहाँ तक जो आरोपों की बात है, जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने कहा कि उनसे तो सबसे पहले सवाल जो जनता, आम जनता पूछना चाहती है, कांग्रेस के लोग पूछना चाहते हैं कि गैस सिलेंडर का दाम इतना क्यों हुआ, पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, तेल खाने का सामान क्यों हो रहा है, बेरोजगारी क्यों फैल रही है, सार्वजनिक उपक्रम क्यों, इसका इनके पास जवाब नहीं है। जहां तक उन्होंने बात की कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात थी, मैं स्मृति ईरानी जी को, रमन सिंह जी को चैलेंज करता हूं कि वो मोदी जी के सर पर हाथ रखकर कहें कि कांग्रेस ने कभी ये गंगा जल में कसम खाई थी कि वो शराबबंदी करेंगे। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी हमारे घोषणा पत्र में है, पर गंगा जल पर कसम रखकर हमने ये जरूर कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और 25 रुपए धान की कीमत देंगे। अगर रमन सिंह और स्मृति ईरानी कहीं भी नरेंद्र मोदी को मानती हैं तो उनके सर पर हाथ करके कह रहे कि किसी कांग्रेसी ने कहा था क्या। पर झूठे बातें करके, अफवाहों फैला के भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का काम कर रही है, उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में 6,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। आप जाइए कि यूपी में क्या हुआ, यूपी में करीब करीब 8,000 महिलाओं के साथ रेप हुआ। मध्य प्रदेश जहां उनकी सरकार है वहां 6,843 लोगों के साथ रेप हुआ। खीरी में क्या हुआ, गाड़ी चढ़ा दी गई। हाथरस में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसका जवाब है यूपी का? यूपी का जवाब नहीं देंगे। जहां इनकी सरकार चल रही है वहां राम राज्य आ चुका है और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां इनको ईडी और सीबीआई दिखती है और कुछ नहीं दिखता, ताकि ये झूठे आरोप लगाकर हमारी सरकारों को अस्थिर करें, विधायकों की खरीद फरोख्त करें। यही इनका काम रह गया है। ये हुंकार पूरी तरीके से फेल थी। 2 मिनट के भीतर बात रखी। अब मैं सीधे खुली डिबेट के ऊपर आता हूं। विजय बघेल साहब, पहली बात एबीसी बताई स्मृति ईरानी जी ने और ये संकेत देने की कोशिश की कि आप यहां पर जीतने वाले हैं। अब बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की बारी A4 अमेठी से शुरू करके, लेकिन यहां एक आ जा रहा है कि केवल सियासी नौटंकी थी। पहले तो आपकी संख्या का दावा, इस पर भी उन्होंने बात रखी। अब अटल जी तो वहीं के हैं, बिलासपुर के ही हैं। अब उनको दूरी का ज्ञान नहीं है तो मैं क्या कहूं। जहां से पटेल मैदान है वहां से ये रैली शुरू हुई और जहां पे खत्म हुई उसकी दूरी 1.5 किलोमीटर ये बता रहे हैं। अब ये खुद ही आंकलन लगा ले कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं उस पर और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि पत्रकार मैंने गांधी चौक से नेहरू चौक तक 1.5 किलोमीटर। अटल जी, मैं आप बोले तो मैं चुप रहा। पटेल की दूरी करीब 1 किलोमीटर और आप बोले तो मैं चुप रहा, तो मैं भी बोल लूं कुछ। जी, बोलिए, बात कही। और ये कहना क्यों भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं नहीं थी? कहां की महिलाएं थी? बिलासपुर की थी। पहचानते हैं आप उनको? हजारों हजार महिलाएं घर से निकल कर आई थी खेती बाड़ी के समय। बसों में, वर्तमान में बसों में आप किस में लाते हैं? अब बैलगाड़ी में लाते हैं। बहुत सारे लोग का हमने इंटरव्यू लिया, आप पैदल बुलाते हैं, बताया 100 रुपए रोजी। अब अपने साधन में लाते हैं। हमारे पास इंटरव्यू है। रोजी में लाना कांग्रेसियों का काम है। इंटरव्यू बोले 100 रुपए रोजी में लाना, लालच देकर लाना इनका काम है, कांग्रेसियों का, हमारा नहीं है। घर से निकल के आई थी, संसाधन तो चाहिए उनको। अगर 400 किलोमीटर से आ रही संसाधन चाहिए। क्या जवाब दिया? क्या पैदल जाएंगे कि बैलगाड़ी जाएंगे? इंटरव्यू दिखा सकता हूं महिलाओं का। और ये जो संख्या के आधार मान रहे हैं आप, नहीं पूछो उनसे, आपको संख्या इतनी है, चारों तरफ वहां पे महिलाएं थी और आक्रोश था। और ये आक्रोश सिर्फ उनकी नहीं थी, पूरे छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों की थी।
आज क्या करके रखे आप लोग? शराब की बात कर रहे थे आप, क्यों जब दम नहीं था तो घोषणा पत्र में आपने डाला? हमने तो कभी नहीं डाला। हम तो शराब के बारे में घोषणा पत्र में कभी बात भी नहीं की। लेकिन आज गली गली ईरानी एक जिम्मेदार मंत्री हैं, अगर वो अरे भाई मेरे को बोलने तो गंगा दीजिए जल अटल जी, स्मृति ईरानी आपका ने कहा वक्त आएगा गंगा आप जल बोल की देंगे। कसम, ये झूठ है। अगर वो यही नरेंद्र आदत मोदी है के सर पर हाथ रख के कहें कि हमने कोई ऐसा घोषणा पत्र, पुनीत जी आपकी घोषणा पत्र में मंत्री दिखा झूठ दूं बोल रही थी आपको, कि गंगा जल में कसम 36 घोषणा पत्र दिखा दूं मैं, और हर जगह हर नेता अपने अपने तरीके से भाषण दिए। है। अभी एक हम साल ये नहीं बचा बोल रहे है, आपकी बात कर रहे हैं अभी एक साल मुख्यमंत्री की। बचा हुआ है। 36 बार मेरे को बोलना है कि नहीं, आप बोलना अपनी है? बात, आप अपनी देखिए, आप दोनों मैं बहस नहीं करता। आप अपनी बात रखें साहब, ये डिबेट की है, आप अपनी बात रखें, पुनीत जी आपकी बातों को सुना जाए। लेकिन डिबेट है तो क्या है, बीच बीच में बोलेंगे क्या? मैं उनको भी कह रहा हूं, आपको भी कह ये रहा हूं, बीच-बीच आप में लोग अपनी बोलेंगे बात क्या? रखें ना, आप अपने पॉइंट जब ये बोले तब तो मैं चुप था। चलिए आपकी बात का मैं उत्तर ले लेता हूं। मतलब सच बात सुनने नहीं है इनको। शराबबंदी को लेकर सबसे बड़ा हमला था, और ये बार बार कहा गया कि हाथ में गंगा जल लेकर कस्में खाया करते थे, और उनको फरेबी और झूठा भी बताया कांग्रेस के नेताओं को। इसी पर पहले उत्तर दे दीजिए। निश्चित रूप से हुआ है। मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अटल जी से चाहता हूं वो उत्तर दें आपकी बात का, आपकी बात का वो उत्तर दें अटल जी। बोलिए साहब, आपकी बारी मैं तो है। कह रहा हूं, मैं इस थोड़ा मंच डिले के है। माध्यम से, आईबीसी के मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी जी और रमन सिंह जी नरेंद्र मोदी के सर पर हाथ रखकर कसम खाएं कि कांग्रेस ने किसी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगा जल की कसम खाई थी कि वो शराबबंदी करेगी। उन्होंने कसम खाई थी कि किसानों को कर्जा माफ करेंगे गंगा जल लेके। उन्होंने कसम खाई थी कि वो किसानों को 2500 रुपए धान की कीमत देंगे। पर इन लोग केवल अफवाहें फैलाने को, बात को इधर से उधर से करने के लिए शराबबंदी को गंगा जल से जोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य दिया आपकी बात का कि जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग गंगा जल को किस तरीके से गंगा जल को अपवित्र कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मुद्दा आपने रखा है, और बार बार ये भी कहा है, एक मिनट विजय जी, एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जिस प्रदेश में खुद सरकार चलाते हैं वहां सब कुछ अच्छा है क्या? रेप के केसेस अगर इसी साल की यूपी से आप मिला लें, उनका भी उन्होंने तुलना की। पिछली रमन सरकार के आंकड़े भी पिछली डिबेट में कांग्रेस के लोग लेके आए थे कि पिछले आपके 3 साल और अभी के 3 साल आप मिला लें। पहले तो मैं अटल जी के उस बात का उत्तर दे दूं कि कस्में खाना आप लोग सीखें। हमारी आदत नहीं है ना, हमारे स्वभाव में है कस्में खाना। हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए कस्में खाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, और मैं आपको कुछ सुनवाना चाहता हूं। दूसरी बात विजय जी, एक मिनट, आपको कुछ सुनवाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपने सुना होगा रिपोर्ट में। एक प्रतिक्रिया आप सुने मंत्री अमरजीत भगत की। जहां तक शराब पीने और पिलाने की बात वो कह रही हैं, तो उनका अनुभव काफी अच्छा है। किस प्रकार से बार में का संचालन होता है, कौन सा स्टेट, गोवा में जो घटनाक्रम हुआ वो पूरे देश उसको देखा है। ऐसे में उनके मुंह से इस प्रकार का बात शोभा नहीं देता। चलिए विजय जी, क्या कहोगे आप शराबबंदी की बात कर रहे थे, उन्होंने गोवा का जिक्र कर दिया। जहां तक शराब पीने और पिलाने की बात वो कह रहे सुन ली, बाइट सुन ली हमने, अब आप अपनी बात रखें। यही स्थिति है इनकी, बात को दूसरी तरफ ले जाना और एक महिला का अपमान करना, ये स्वभाव है कांग्रेसियों का। और यही गुस्सा पूरे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों में है, जो आज बिलासपुर में दिखा है एक प्रतीकात्मक रूप से, और ये आगे चल के इसमें भस्म करेगी। मैं और बता दूं, अटल जी जो कह रहे थे ना हमने कस्में नहीं खाई, हाँ ठीक है, आपने कस्में नहीं खाई, और हर नेता अपने अपने तरीके से भाषण दिए चुनाव में। मैं ये नहीं कहता अटल जी ने कसम खाई, मैं ये नहीं कहता कि भूपेश बघेल ने कसम खाई, लेकिन ऐसे ऐसे विधानसभा है जहां के प्रत्याशी कसम खाए हैं, गंगा जल लेके कसम खाए हैं, और हमसे चूक हुई कि हम वीडियो नहीं बना पाए। और बता दूं, दिखा दीजिए, एक घोषणा पत्र पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का बना था, और अलग से घोषणा पत्र कई विधानसभा में। मैं साझा का उदाहरण दे दूंगा आपको।
मैं आपको दिखा दूंगा, आज तो लेके नहीं आया, मैं बिलासपुर से सीधे आ रहा हूँ, इसलिए मुझे वक्त नहीं था। गाड़ी में बैठे बैठे मुझे कहा गया कि आपके साथ डिबेट में बैठना है। दो घोषणा पत्र, स्थानीय स्तर पे अलग और प्रदेश स्तर पे अलग, ऐसे है आपके कांग्रेस के पर नेता। जो वो आप पर पलटवार कर रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि आप अपने राज्यों में शराबबंदी नहीं करते और यहाँ शराबबंदी को लेकर पूरा माहौल क्रिएट करते हैं, पहला। दूसरा, उन्होंने गोवा का भी एग्जाम्पल दिया और उनको पर्सनली जुड़ा, वो आप देखें उस पर कैसे आप उत्तर देंगे। क्राइम की आपने बात की, मंच के ऊपर स्मृति जी ने क्राइम की बात की, विमेन्स क्राइम की बात की, उन्होंने कहा आप यूपी का हाल क्यों नहीं बोलते, आप महंगाई पर क्यों जो सवाल पूछा था उस पर उत्तर नहीं देते। उन्होंने आप पर भी कई पलटवार किए हैं। जिस प्रदेश में आए हैं उसी प्रदेश की बात होती है। आप उदाहरण दीजिए ना, जाके वहां पे दीजिए। जी अटल जी, हम कहाँ बोल रहे हैं, कहें इस पर उत्तर दें आप। जिस प्रदेश में आए हैं वहां की स्थिति क्या है। और दुर्ग, मैं जहाँ का सांसद हूँ, वहां सबसे ज्यादा क्राइम है। मैं परम रोज हत्याएं हो रही है, रोज लूटपाट हो रहा है। दुर्ग में अपनी बात रखें, अब आप अपनी बात रखें। सारे लोग वहां पे। आदरणीय विजय बघेल जी से एक ही निवेदन करूंगा कि वो स्मृति ईरानी से पूछे कि आखिर मोना को न्याय कब मिलेगा। मोना को न्याय कब मिलेगा, ये सवाल बस पूछ रहे हैं। ये मोना कौन है, पूरा दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि मोना कौन है, और मोना को न्याय कब मिलेगा। स्मृति ईरानी से केवल इतना पूछ लीजिए कि मोना कौन थी। न्याय दे ले, हम और आप नहीं हैं। एक बात है, इसकी न्याय की बात करते हैं। एक सवाल अटल जी जरूर उठा और यह सवाल भी बीजेपी ने पूछा कि क्या आप अपने प्रदेश में किसी भी क्राइम के आंकड़े को दूसरे के यहाँ के बड़े क्राइम से जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या आप इसको न्याय संगत मानते हैं कि वहां ज्यादा हो रहे हैं इसलिए यहाँ का कम, उसी क्षेत्र का क्राइम दर जो है वो बेहतर है? क्या ये ठीक लगता है आपको? देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है इस देश में कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार या सरकार आती है वहां रामराज्य आ जाता है। वहां पर कोई भी क्राइम सामने नहीं आता, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे खीरी का मामला हो, चाहे रेप और बलात्कार का मामला हो। पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां भारतीय जनता पार्टी अपने माध्यम, किस तरीके से माध्यम से सरकारों को बदनाम कर रही है। यही बात तो हम कहना चाहते हैं बार बार कि सरकार जो चल रही है, आप कैसे काउंटर करोगे, कैसे जवाब दोगे इस हुंकार रैली का? क्योंकि बीजेपी का दावा है ये शंखनाद हुआ है और आप लोगों को इसका जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती मिलने वाली है। महिलाओं का साथ इसमें रहा है। देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि नसबंदी कांड का में जो 14 महिलाओं की मौत हुई थी उसका जिम्मेदार कौन है? गर्भाशय कांड जो हुआ था उसका जिम्मेदार कौन है? आखफुड़वा कांड हुआ था उसका जिम्मेदार कौन है? विजय जी उत्तर दे दें। जो जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई हुई है, जो लापरवाही हुई, जो जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई हुई है। अभी भी केस पेंडिंग है और सच सामने नहीं आया है। सच सामने नहीं आया है, कानून के दायरे में है। कानून उसका आकलन करेगा और उस पर कानून के दायरे में है। कानून अंधा है इसलिए सब बताएगा। जी चलिए ठीक है। आखिर कांड हुए थे ना, आपने एक जसपुर जैसे 900 बच्चियां, जसपुर क्षेत्र से 900 बच्चियां गायब हुई थी। कार्रवाई के बाद अभी चलिए, ना पुराने केसेस अभी बंद हुए हैं, ना वर्तमान क्राइम रेट या क्राइम जो हो रहे हैं वो जनता से छिपे हुए हैं। आपने हुंकार भरी है, सामने वाले कहते हैं कि ये हुंकार नहीं बल्कि पॉलिटिकल नौटंकी है। अभी पॉलिटिकल नौटंकी है या ये हुंकार वाकई किसी को हिलाकर गई है? समय बाद इसके नतीजे दिखाई पड़ेंगे। 15 साल के भ्रष्टाचार की बहुत शुक्रिया आप दोनों का जो आपने अपनी बात रखी इस मंच पर आकर छत्तीसगढ़ की बात की। धन्यवाद, नमस्कार जी।